हेलो एवरीवन। हमने जो अपनी पॉलिटी की लास्ट क्लास में पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था अबाउट द पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। जो पार्ट 3 था हमारा वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स और उसमें जो हम रिट्स डाल सकते हैं जो कि आर्टिकल 32(2) के अंडर गिवन है। उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं हमारा पार्ट 4, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है? सबसे पहले तो कि हमारी इंडिया में अब 28 स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट के अपने नागरिकों के टूवर्ड्स कुछ कर्तव्य होते हैं, क्योंकि हर एरिया के लोगों की अलग अलग नीड्स होती हैं। जैसे हम बात करें कि राजस्थान है, वहाँ पर सूखा ज़्यादा पड़ जाता है, लोगों के पास अनाज ही नहीं है खाने को, तो वहाँ की राजस्थान की गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को अनाज प्रोवाइड करेगी, फर्स्ट प्रायोरिटी है। हरियाणा में एजुकेशन रेट बहुत ज़्यादा कम है, तो उसकी गवर्नमेंट का क्या फ़र्ज़ है कि वो अपने लोगों को समझाएगी कि एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो वो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेट हम बोलें कि तमिलनाडु में फ्लड्स आ गए, तो वहाँ की गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि वो अपने लोगों को फ्लड से बचाए और उनके जो नुकसान हो गए हैं उससे ऊपर आने में, उभरने में उनकी हेल्प करे। तो ये होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिए गए हैं फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51। ठीक है, बोरोड फ्रॉम ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, ईरिश मतलब आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं। और हमने अपने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि जो आयरलैंड है उसने ये चीज़ स्पेन से बोरो की थी, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि हमने इनडायरेक्टली स्पेन से बोरो की है, हम यही बोलेंगे कि हमने आयरलैंड से बोरो किया है। जो B.R. अम्बेडकर थे, ये थे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडिया के संविधान के पिता बोला जाता है इनको। ही सेड, इन्होंने क्या कहा था? नोबल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नोबल फीचर्स हैं। फंडामेंटल राइट्स आर ड्यूटीज ऑफ स्टेट टूवर्ड्स सिटीजन्स। यहाँ पर ये चीज़, जो फंडामेंटल राइट्स वो नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो क्या हैं? ड्यूटीज हैं किसी भी स्टेट की टूवर्ड्स इट्स सिटीजन्स। आर्टिकल 45 क्या कहता है? टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स। अब हमारे पास आर्टिकल 45 जो है ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। इसमें है कि हर वो बच्चा जो 14 साल या उससे छोटा है उसको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दे स्टेट। ये भी 86th अमेंडमेंट 2002 में ऐड किया हुआ है। हमने सारे के सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नहीं लर्न करने हैं, क्योंकि हमें एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ठीक है, बट हमने लर्न करने हैं सिर्फ एक आधा जो इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास अभी ये राइट वाला है ना, कि हमारे पास ये राइट टू एजुकेशन जो है वो ये है कि 14 साल तक के बच्चों का राइट है कि उनको एजुकेशन मिले। आर्टिकल 45 क्या कहता है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि ये स्टेट की ड्यूटी है वो देखे कि अगर कोई बच्चा गरीब है तो वो उसको फ्री एजुकेशन दे, और अगर नहीं है ऐसा, अगर वैसे ही वो मतलब उसके पेरेंट्स उसको एजुकेशन नहीं दिलवा रहे तो उसको एजुकेशन दिलवाने में हेल्प करे। ठीक है, तो ये था हमारे पास हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज। अब हमारे पास जो ड्यूटीज हैं, सबसे पहले तो ये पार्ट 4A के आर्टिकल 51A में दी हुई हैं। तो ड्यूटीज़ जो हैं, सबसे पहले तो जब हमारा संविधान बना था उस टाइम पर ड्यूटीज़ को ऐड नहीं किया गया था, इनको बाद में ऐड किया गया था बाय 42nd अमेंडमेंट के अंडर इन 1976 में ऐड किया गया था, एंड वन मोर ऐड इन 2002 बाय 86th अमेंडमेंट। पहले
पहले तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको ही ऐड किया गया था 1976 में बाय 42nd अमेंडमेंट। तो पहले हमारे पास ना टोटल 10 ड्यूटीज़ थी, ऐड की गई 1976 में, लेकिन 2002 में एक और ड्यूटी ऐड की गई। अब देखो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2002 86th अमेंडमेंट, तो ये वो एजुकेशन वाला ही है। हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या ड्यूटी है। अब सबसे पहले जो अब ये ड्यूटीज़ हैं ये ऐड की गई, किसने कहा इनको ऐड करने के लिए? तो एक स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी हमारे पास 1976 में, रिकमेंड द नीड ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। इन्होंने कहा कि हमारे पास हमारे भारतीयों की भी कुछ ड्यूटीज़ होनी चाहिए उसकी देश की तरफ। जैसे ज़्यादा कुछ खास नहीं है कि हमें अपनी जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, हम लोगों में साइंटिफिक चीज़ों की ग्रोथ होनी चाहिए ताकि हम अपने देश को ग्रो करवा सकें, हमें अपना टेम्पर नहीं लूज़ करना चाहिए, हम लोगों में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, हमें अपना नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, नेशनल सॉन्ग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमारे वो फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने देश को आज़ाद करवाने के लिए अपनी जान दे दी है उन लोगों की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनके जो नोवेल आइडियाज़ थे उनको फॉलो करना चाहिए। रिवर्स को गंदा नहीं करना, उनके पानी को साफ रखना है, जो जंगल हैं उनको काटना नहीं चाहिए, जो पशु पक्षी हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो ये सारे कर्तव्य हैं जो हमारे देश ने हमें दिए हैं कि हमारी भी कुछ ड्यूटीज़ होनी चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोरोड फ्रॉम रशिया, ये हमने कंसेप्ट रशिया से बोरो किया है। ओरिजिनली वर 10, स्टार्टिंग में ये 10 थी हमारे पास, अब 11 हो गई हैं। कौन सी ऐड की गई है? इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन हु इज़ अ पेरेंट, हर वो नागरिक जो माँ बाप बन चुका है, टू प्रोवाइड कंपल्सरी एजुकेशन, वो अपने बच्चों को ज़रूर एजुकेशन दिलवाए अप टू 14 ईयर्स, कम से कम 14 साल तक, ठीक है, बाय 86th अमेंडमेंट इन 2002। ये जो थी हमारे पास ड्यूटी, ये 86th अमेंडमेंट के अंडर 2002 में ऐड की गई। हर वो नागरिक जो माता या पिता है कि वो अपने 14 साल तक के बच्चों को ज़रूर एजुकेशन दिलवाएं, ये उनकी ड्यूटी है टूवर्ड्स देयर चिल्ड्रन। तो ये था हमारे पास सारा का सारा टॉपिक अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन कि जो हमारे पास हमने बोला कि अगर कोई हमारे फंडामेंटल राइट को ख़राब करने की कोशिश करेगा तो हम उसके अगेंस्ट रिट डाल सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या है? वो जस्टिकेबल है। अगर हमारे वो ख़राब हो रहे हैं तो हमें उसके लिए जस्टिस मिल सकता है। क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो भी जस्टिकेबल हैं? नो। अगर पहले तो आपकी कोई ड्यूटी ख़राब कैसे करेगा, है ना, ख़राब कर ही नहीं सकता, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपका कोई कैसे ख़राब करेगा। अगर ख़राब हो भी रहा है, अगर स्टेट अपने कर्तव्य पूरे नहीं कर रही या कोई अपने ड्यूटीज़ को नहीं निभा रहा तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि हाँ जी इसने रिवर गंदी कर दी और आप कोर्ट में जाकर उसके अगेंस्ट केस डाल दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें जस्टिकेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज़ अबाउट द प्रेसिडेंट। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्रेसिडेंट को, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक जो कि पार्ट 5 में दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। ये यूनियन एग्जीक्यूटिव के साथ डील करता है। यूनियन का मतलब है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर, मतलब कि जो सेंटर पर एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव मतलब जो देश को चला रहे हैं, उनके बारे में ये डील करता है। इट कंसिस्ट, इसमें क्या कुछ आ जाता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक ये सारी बॉडीज़ जो हैं वो
आ जाती है। प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एक्ट्स एज द सिंबल ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। जो प्रेसिडेंट है ये हमारे देश का पहला नागरिक होता है, फर्स्ट सिटीजन, ठीक है, और ये सिंबल होता है यूनिटी का और इंटीग्रिटी का हमारे देश की। इट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया की जो डिफेंस फोर्सेस हैं, जैसे आर्मी हो गई, नेवी हो गई, एयर फोर्स हो गई, VSF है, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इंडन तिब्बतन बॉर्डर फोर्स है, ये जो भी जितनी भी फोर्सेस हैं उन सब के सुप्रीम कमांडर, सबसे बड़े जो हेड हैं वो हमारे देश के प्रेसिडेंट होते हैं। हम पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट के पास राइट होता है, वो कभी भी लड़ाई को डिक्लेयर कर सकते हैं कि लेट की लड़ाई कर दो पाकिस्तान के अगेंस्ट, चाइना के अगेंस्ट, किसी भी देश के अगेंस्ट, और अगर लड़ाई चल रही हो तो किसी भी टाइम उसको रोकने का आदेश दे सकते हैं। आर्टिकल 52 क्या कहता है? देयर शुड बी द प्रेसिडेंट इन इंडिया। इंडिया में प्रेसिडेंट होना चाहिए, आर्टिकल 52 ये कहता है। और रामनाथ कोविंद जो हैं वो हमारे प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट इज इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट है वो कैसे इलेक्ट होते हैं? अपार्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देयर आर सम पार्लियामेंट्री लॉज। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसके अलावा कुछ पार्लियामेंट्री लॉज भी हैं विच डील्स विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन के साथ डील करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 1997, यहाँ पर क्या है कि जो प्रेसिडेंट की इलेक्शंस होती हैं और जो वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शंस होती हैं उसमें एक अमेंडमेंट हुई थी 1997 में, जिसके अकॉर्डिंग जो भी कैंडिडेट प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए खड़े होंगे उन सब को 15,000 रुपये एज अ सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी। सबसे पहले डिपॉजिट करवानी पड़ेगी 15,000 रुपये। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैज़ बीन प्रपोज्ड 50 इलेक्ट्रोड्स एंड सेकेंडरी अनदर 50 इलेक्ट्रोड्स। अब ये नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा जो है जैसे हमारे पास प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो जाएगा कि हाँ जी मैं खड़ा हो रहा हूँ। हमारे पास जो प्रेसिडेंट हैं वो सबसे पहले जो हमारे पास लोकसभा या राज्यसभा है, ठीक है, उनमें से ही कोई ना कोई होगा। वैसे तो हमारे पास पहले जो 50 मतलब जो 50 लोग हैं वो सहमति देते होंगे कि हाँ ये प्रेसिडेंट बनने के लायक है। उसके बाद और 50 लोगों को सहमति देनी होगी कि ये बंदा प्रेसिडेंट बनने के लायक है, वो तभी प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के लिए एलिजिबल होगा। आर्टिकल 59 प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। हमारे पास जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है ना वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है। इनडायरेक्ट का मतलब मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में भी बताया था कि दो तरह की इलेक्शंस होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इलेक्शन तो वो होती है जिसमें कि आम लोग जा कर के वोट करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने वोट करा था किसको, MLA को, ठीक है, जो हमारे स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और MPs को जो हमारे पास लोकसभा में है, ठीक है। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन वो होती है कि जिसमें हम लोग नहीं पार्टिसिपेट करते, लेकिन जिन लोगों को हमने चुना है MPs और MLAs को, वो हमारे बिहाफ पर आगे जाके वोट करते हैं। तो जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शंस होती हैं वो इनडायरेक्ट होती हैं। इसमें हम लोग नहीं वोट करेंगे लेकिन हमारे द्वारा चुने गए लोग उनको आगे वोट करेंगे। तो जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है उसमें जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें कौन होता है, कंसिस्टिंग इलेक्टेड MPs एंड इलेक्टेड MPs। इसका क्या मतलब है कि जो इलेक्टेड MPs ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। अब हमारे पास हम लोग पढ़ेंगे कि लोकसभा जो होती है इसमें प्रेजेंटली 545 मेंबर्स हैं और जो राज्यसभा है इसमें 245 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो जो लोकसभा है इसमें 2 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं, बाकी सारे मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग इलेक्टेड होते हैं सिर्फ और सिर्फ वही मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट की इलेक्शंस में, जो नॉमिनेटेड होते हैं वो नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो नॉमिनेटेड होते हैं ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही नॉमिनेट किए जाते हैं जो पहले प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली इनके वोट को कंसीडर नहीं किया जाता। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल, लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता, बट बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्ट्रो कॉलेज। इलेक्ट्रो कॉलेज के मेंबर्स इलेक्ट करेंगे, जिसमें होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, नॉमिनेटेड नहीं होंगे। इसको हम आगे चल के पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन नॉमिनेटेड होते हैं और कौन इलेक्टेड होते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स, हम पढ़ेंगे स्टेट का लेजिस्लेचर कि स्टेट में हमारे पास ना एक विधान सभा होती है, एक होती है विधान परिषद। विधान परिषद तो इनमें भी बिल्कुल सेम होता है कि कुछ मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं और कुछ मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं, जिनको स्टेट के गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। तो वो नॉमिनेटेड नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड पार्टिसिपेट करेंगे। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था कि हमारे पास जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं उनके जो हेड होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन आई टोल्ड यू कि जो दिल्ली और पांडिचेरी दो यूनियन टेरिटरीज ऐसी होती हैं जहां पर सीएम वाला सिस्टम होता है, और सीएम होगा तो ऑब्वियसली वहां पर क्या होगी, विधान सभा होगी, यानी कि लेजिस्लेचर होगा। तो उनमें भी कुछ मेंबर्स नॉमिनेटेड होंगे, कुछ इलेक्टेड होंगे। तो जो वहां के इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो प्रेसिडेंट की इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल डू नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो नॉमिनेटेड होते हैं वो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब जो प्रेसिडेंट है उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी। अब यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन हम पढ़ेंगे पॉलिटी में वो ये नहीं होता कि हाँ जी उन्होंने बीटेक करी है या बीसीए करी है या एमसीए करी है, ये नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन का मतलब होता है कि उनकी एज कितनी होगी, या मतलब जो भी हम देखते हैं कि क्या होती है। शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सबसे पहला कि वो इंडिया के नागरिक होने चाहिए, ठीक है, इंडिया के नागरिक होने चाहिए। एज 35 ईयर्स, मिनिमम एज 35 साल की होगी। He should be qualified for the election as a member of लोकसभा, वो इतने क्वालिफाई होने चाहिए कि वो कम से कम लोकसभा के मेंबर होने के योग्य हों। He should not hold any office of profit under the union government or any state government। जब वो प्रेसिडेंट बनेंगे, ठीक है, तो वो किसी भी ऐसी जगह पर नहीं होनी चाहिए जहां से सरकार से उनको सैलरी मिल रही हो। यानी कि अब वो प्रेसिडेंट बनेंगे तो प्रेसिडेंट की सैलरी तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन ये नहीं है कि वो किसी और गवर्नमेंट जॉब पर भी हों और वहाँ से सैलरी ले रहे हों। जैसे लेट की हम बोल दें कोई आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर जैसे, है ना, इससे छोटा तो मतलब और कौन प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकता। उसके बाद है टर्म ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट कितने टाइम पीरियड के लिए रहेंगे। 5 ईयर इज टर्म फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स द ऑफिस, उनका 5 साल का पीरियड होता है, उस डेट से शुरू हो जाता है जिस दिन वो ऑफिस में एंटर करेंगे। प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड दिस टर्म बाय 5 ईयर्स अंटिल हैज सक्सेसर अज्यूम चार्ज, उनका 5 साल से ज़्यादा कार्यकाल हो सकता है तब तक जब तक कि कोई और प्रेसिडेंट आकर के उस चेयर को ना संभाल ले। He will address his resignation letter to vice president if he wants to resign। अगर हमारे देश के प्रेसिडेंट रिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे, इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट
ऑन ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इम्पीचमेंट का मतलब होता है रिमूव करना, किसी पर्सन को उसकी पदवी से हटाना, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट करप्ट हो गए हैं या उन पर कोई इल्ज़ाम लगा है और उनका कार्यकाल चल रहा है तो उनको एक प्रोसेस के थ्रू उनकी पदवी से हटाया जाएगा। उसके बाद है वैकेंसी इन प्रेसिडेंट्स ऑफिस। अगर जो प्रेसिडेंट है उसमें वैकेंसी हो गई है, कैसे? इफ एक्सपायर्स, अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है, रिजाइंस, या फिर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, या फिर रिमूवल बाय इम्पीचमेंट प्रोसेस, या फिर उन पर कोई इल्ज़ाम लगा है और उनको उनकी पदवी से हटाया गया है, तो उनका जो टाइम पीरियड है वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। इफ़ ही एक्सपायर्स, अगर वो एक्सपायर हो गए हैं, एमरजेंसी है ना, बिल्कुल ही पता ही नहीं, मतलब वो एक्सपायर हो गए हैं, तो प्रेसिडेंट तो हमेशा होगा ही होगा। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होगा सबसे पहले उनको कहा जाएगा कि आप एज अ प्रेसिडेंट काम करो। अगर वाइस प्रेसिडेंट ने मना कर दिया है तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट कर सकते हैं, या तो वाइस प्रेसिडेंट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नाउ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होते हैं? जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज होते हैं वो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद है प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट प्रोसेस, कि अगर प्रेसिडेंट जो है वो करप्ट हो गए हैं तो उनको उनकी पदवी से कैसे हटाया जाएगा। अ रेजोल्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। उनको रिमूव करने का जो रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन मतलब जो भी प्रक्रिया स्टार्ट करनी है वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है, आइदर इन द लोकसभा आइदर इन द राज्यसभा। At least 1/4 of the members must be supporting it at the time of introduction, but a 14 days notice is given to president। अब देखो लेट की लोकसभा ने स्टार्ट किया, हम यहाँ पर मान के चलेंगे कि लेट लोकसभा ने स्टार्ट किया, ठीक है। अब लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं, ये नहीं है कि 10 बंदों को प्रेसिडेंट में कोई बुराई लगती है तो वो बोल देंगे हाँ जी इसको रिमूव करो। ऐसे तो हर किसी को किसी में बुराई लगती है ना, हर कोई किसी से खुश नहीं होता। तो अगर प्रेसिडेंट को रिमूव करने का प्रोसेस जो स्टार्ट करना है तो कम से कम उस पर्टिकुलर हाउस के 1/4 मेंबर्स जो होंगे वो सपोर्ट करते होंगे कि हाँ जी प्रेसिडेंट में कोई प्रॉब्लम है, उनको रिमूव करना चाहिए। लेकिन जब प्रोसेस स्टार्ट करना होगा ना तो 14 दिन पहले प्रेसिडेंट को बताना होगा कि हम आपको रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ये इसलिए बताया जाता है कि प्रेसिडेंट भी अपने कोई वकील वगैरह कर लें, क्योंकि आगे जाके उन पर कार्रवाई चलती है तो वो अपने एडवोकेट कर लें जो उनके डिफेंस में कुछ बोलेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये फंडामेंटल राइट है हर किसी पर्सन का कि वो अपने आप को अपने डिफेंस के लिए वो एडवोकेट कर सकते हैं। The resolution has to be passed by majority of not less than 2/3 of the total membership of houses after 14 days। अब 14 दिन निकल गए हैं, ठीक है, 14 दिन निकल गए हैं। 14 दिन के बाद जो फर्स्ट हाउस होगा, जैसे लोकसभा है उसने स्टार्ट किया तो उसके कम से कम 2/3 मेंबर्स, अब 2/3 मेंबर्स कितने होंगे इसके, अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 1 तो अप्रॉक्सीमेटली 181 इंटू 262 362, तो कम से कम 362 मेंबर्स जो होंगे लोकसभा के वो उसको पास करेंगे, साइन करेंगे 14 दिन के बाद। जब फर्स्ट हाउस ने पास कर दिया विद द 2/3 मेजोरिटी तो रेजोल्यूशन विल गो टू द सेकंड हाउस, उसके बाद वो दूसरे हाउस में भेजा जाएगा। यहाँ पर लोकसभा ने स्टार्ट किया, फिर वो कहाँ जाएगा, वो राज्यसभा में जाएगा। सेकेंड हाउस विल एक्ट एज इन्वेस्टिगेशन टीम। अब जो सेकेंड हाउस होगा ना वो एज अ इन्वेस्टिगेशन टीम एक्ट करेगा कि लोकसभा ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं प्रेसिडेंट पर क्या वो सही है या नहीं। सेकेंड हाउस कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी टू लुक आफ्टर द एलिगेशंस। यहाँ पर एक कमेटी बिठाई जाएगी जो एलिगेशंस को देखेंगे जो प्रेसिडेंट पर
लगाए गए हैं। प्रेसिडेंट हैज़ राइट टू डिफेंस हिमसेल्फ। अब प्रेसिडेंट के पास पूरा हक है कि वो अपने डिफेंस में कुछ बोल सकता है। इफ सेकेंड हाउस ऑल्सो also pass the resolution by majority not less than 2/3 total membership of the house, the president impeached। अगर सेकंड हाउस जो है उसको भी लगता है कि हाँ जी जो लोकसभा ने इल्ज़ाम लगाए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, तो वो भी अपनी 2/3 मेजोरिटी के साथ उस रेजोल्यूशन को पास कर देंगे और जो प्रेसिडेंट होगा उसको उसकी पदवी से रिमूव कर दिया जाएगा। प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट इज क्वासी जुडिशियल। इसका मतलब है कि जो प्रेसिडेंट को रिमूव करने की प्रोसेस होती है उसमें प्रेसिडेंट को आधा न्याय मिलता है। ऐसा क्यों बोला गया है? नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा डिड नॉट टेक पार्ट इन इलेक्शन बट इन रिमूवल। अब हमने पढ़ा था कि जब प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है तो नॉमिनेटेड मेंबर्स उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, है ना, लेकिन जब रिमूव करना होता है तो उनको पार्टिसिपेट करवा दिया जाता है। अब देखो जिन लोगों ने सेलेक्ट ही नहीं किया उन लोगों को रिमूव करने का कोई हक नहीं है। दूसरा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव्स टेक पार्ट इन इलेक्शंस बट नॉट इन रिमूवल। अब जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था तो जो स्टेट के विधानसभा और विधान परिषद के मेंबर्स थे वो आके उनको वोट करके गए थे, लेकिन जब प्रेसिडेंट को रिमूव करना था तो उनको पूछा ही नहीं गया, किनको, स्टेट के हाउसेस को। तो जिन्होंने उसको अपॉइंट किया था कुछ देख के ही अपॉइंट किया होगा, वोट दिया होगा, तो कम से कम उनसे तो पूछना चाहिए कि हाँ जी प्रेसिडेंट में ये गड़बड़ है, ये उसने कुछ ऐसा वायलेट कर दिया है कोई चीज़ को। तो इस चीज़ लिए बोला जाता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके साथ जब उनकी इम्पीचमेंट होती है तो आधा न्याय ही किया जाता है। उसके बाद लेकिन ये तो था कि हमारा प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होगा, क्वालिफिकेशन, टेन्योर एंड इम्पीचमेंट। अब हमारा जो देश है उसमें ना जो 99.9% पावर्स हम बोलें किसके पास होती हैं, वो हमारे प्रेसिडेंट के पास ही होती हैं। हमने अपने पॉलिटी के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ये नॉमिनल हेड होते हैं हमारे कंट्री के, ये होते हैं हमारे कंट्री के नॉमिनल हेड, रियल हेड होते हैं, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट है इनके काफ़ी सारी पावर्स हैं, इनके काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इनकी जो पावर है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एडमिनिस्ट्रेशन में इनकी क्या क्या पावर्स हैं? डिसीजन ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव आर टेकिंग ऑन हिज नेम। जितने भी सेंटर में डिसीजन लिए जाते हैं वो सारे के सारे इनके नेम पर ही लिए जाते हैं। He has a power of appointment and removal। इनके पास पावर होती है कि अपॉइंट भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। किसको? पीएम को, मिनिस्टर्स को, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, जजेस ऑफ हाई कोर्ट को, कैग को हम पढ़ेंगे कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया पढ़ेंगे इनको, मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, इलेक्शन कमीशन होता है जो इलेक्शंस को देखते हैं, इनको अपॉइंट भी कर सकते हैं एंड कैन रिमूव टू, इनको इनकी पदवी से हटा भी सकते हैं। उसके बाद है इनकी लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव का होता है कि जो कानून बनाते हैं, ठीक है, तो इनके पास कैसी पावर्स हैं? ही गिव परमिशन टू बिल। हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया में जो भी कोई नया रूल या कोई नई चीज़ बननी होती है ना, तो वो किसके अकॉर्डिंग होती है? वो होती है, वो बिल्स के अकॉर्डिंग होती है, बिल्स पास होते हैं। तो बिल को परमिशन देना या रिजेक्ट करना किसकी पावर है? सबसे पहले प्रेसिडेंट की है। ही समन्स एंड हैज़ पावर टू होल्ड ज्वाइंट सेशंस ऑफ पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व लोकसभा। हमारे पास ना जो पार्लियामेंट है उसके कुछ ज्वाइंट सेशंस होते हैं। ज्वाइंट सेशन वो होते हैं जिसमें लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों हाउसेस की मीटिंग होती है। तो इनके पास हक है कि ये ज्वाइंट सेशन को बुलाते भी हैं और उसको प्रिजाइड भी करते हैं, मतलब उसमें मेन हेड भी यही होते हैं।
एंड डिसॉल्व्स लोकसभा, और इनके पास ये भी हक है कि जो लोकसभा है ये उसको ख़त्म भी कर सकते हैं किसी भी टाइम अगर वो अपना काम सही से नहीं कर रही है तो। He addresses joint sessions of parliament at the beginning of first session of year। हमारे पास जो भी साल होता है ना उसका एक उसमें सेशंस होते हैं जिसके थ्रू पार्लियामेंट काम करता है, जैसे बजट सेशन होता है, विंटर सेशन, मॉनसून सेशन, ठीक है, ऐसे सेशंस होते हैं। तो जो पहला सेशन होता है ना वो बजट सेशन होता है, तो उसकी जो सबसे पहली मीटिंग होती है वो ज्वाइंट सेशन होता है जिसको एड्रेस प्रेसिडेंट ही करते हैं। ही सेंड मैसेजेस टू पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट में कोई मैसेज भेजना होता है, कोई सूचना देनी होती है तो यही देते हैं। ही नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स इन राज्यसभा, 12 मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में और 2 मेंबर नॉमिनेट करते हैं ये लोकसभा में। ही प्रोमulgates ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। हम पढ़ेंगे ऑर्डिनेंस क्या होता है कि ये एक टेम्परेरी लॉ मेकिंग पावर होती है पार्लियामेंट की। अब देखो जैसे हम जब स्कूल में जाते हैं तो हमारे पास जैसे फर्स्ट सेशन हो गया, फिर गर्मियों की छुट्टियां आ जाती हैं, फिर एक सेकंड सेशन होता है, फिर कुछ छुट्टियां आ जाती हैं, फिर सेशन होता है, फिर हमारे पास दिसंबर की छुट्टियां आ जाती हैं। ऐसे ही जब पार्लियामेंट है जब वो काम करता है ना सेशंस में तो उनकी भी हॉलीडेज होती हैं। अब पार्लियामेंट की छुट्टियां हैं मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा की छुट्टियां चल रही हैं और उस टाइम दौरान अगर ऐसी ज़रूरत आन पड़ी कि कोई नया रूल बनाना है तो उस वक्त लोकसभा और राज्यसभा से नहीं पूछा जाता, वो प्रेसिडेंट की ही पावर होती है कि वो अपनी मर्जी से कोई भी रूल बना सकते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पावर्स। इनके फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस के रिलेटेड इनकी क्या पावर्स हैं। मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट, जो मनी बिल्स हैं पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होंगे ओनली विद हिज प्रायर रिकमेंडेशन। प्रेसिडेंट से पूछे बिना कोई भी ऐसा बिल नहीं स्टार्ट किया जाएगा जिसमें कोई खर्चा हो रहा होगा, उसको मनी बिल बोलते हैं। ही कॉजेज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है पार्लियामेंट में यही उसको रखते हैं। नो डिमांड फॉर द ग्रांट कैन बी मेड ऑन विदाउट हिज रिकमेंडेशन, इनकी मर्जी के बिना कोई भी ग्रांट नहीं दी जाएगी। ग्रांट क्या होती है, जैसे कि रेलवे मिनिस्टर हैं, ठीक है, उन्होंने पार्लियामेंट से लेटर 100 करोड़ रुपए मांग लिए कि मुझे अब रेलवे में ना कोई नई इनोवेशन करनी है या कोई नई ट्रेन चलानी है, मुझे 100 करोड़ रुपया चाहिए, तो वो ग्रांट कहलाती है जो वो गवर्नमेंट से मांग रहे हैं, जो गवर्नमेंट का पैसा है। तो उनको वो पैसे नहीं दिए जाएंगे जब तक कि प्रेसिडेंट हाँ नहीं कहते, ठीक है। He can make advance out of contingency fund of India to meet any unforeseen expenditure। हमारे पास इंडिया में ना एक कॉन्टीजेंसी फंड होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि घरों में लोग जो पैसा है वो अलग अलग पर्स में रखते हैं, फादर अपने पर्स में, मदर अपने पर्स में, ऐसे ही जो हमारी गवर्नमेंट है उसके कुछ पर्स होते हैं जिनको फंड बोला जाता है। उनमें से एक होता है कॉन्टीजेंसी फंड जिसमें कुछ पैसा रखा जाता है। वो पैसा कि अगर देश पर कोई अचानक कुदरती तबाही आ गई है, जब फ्लड आ गए हैं, कोई तूफान आ गया है या फिर कोई अर्थक्वेक आ गए हैं तो तबाही मच जाती है, ठीक है, तो उस खर्चे को पूरा करने के लिए कुछ पैसे रखे जाते हैं, तो उसको बोलते हैं अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर। तो जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वही इस कॉन्टीजेंसी फंड में से पैसा निकाल सकते हैं, इसीलिए कॉन्टीजेंसी फंड को प्रेसिडेंट फंड भी बोला जाता है। इनके बिना और कोई भी यहाँ से पैसा नहीं निकाल सकता। He constitutes a finance commission after 5 years to recommend the distribution of removes between the center and state। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ना इंडिया में एक फाइनेंस कमीशन होता है। फाइनेंस कमीशन जो होता है वो अपॉइंट करते हैं हर 5 साल बाद प्रेसिडेंट, जो ये देखता है कि जो सेंटर और स्टेट है उसमें जो टैक्सेस हैं वो किस तरह से डिवाइड किए जाएं और कौन उनको इकट्ठा करेंगे। नेक्स्ट है जुडिशियल पावर्स। जो प्रेसिडेंट हैं इनके पास कुछ जुडिशियल पावर्स भी हैं।
ही अपॉइंट्स जजेस बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको अपॉइंट करते हैं। ही कैन टेक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट बट नॉट बाइंडेड टू इट, अगर प्रेसिडेंट को किसी मैटर पर किसी एडवाइस की ज़रूरत है तो वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस एडवाइस को वो मानेंगे ही मानेंगे। ही कैन ग्रांट पार्डन, ये कुछ अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला ले लिया है तो उनको भी ये चेंज कर सकते हैं। पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंड, रिमिट और कमेटी द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विंस्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस। इनके पास बेसिकली ना कुछ पावर्स होती हैं जिनको ये यूज़ कर सकते हैं किसी की सज़ा माफ़ करने के लिए। किसमें? इन ऑल द केसेस ऑफ कोर्ट मार्शियल। कोर्ट मार्शियल जो मिलिट्री के लोग होते हैं ना, उनकी अपनी कोर्ट्स होती हैं, तो ये उसमें सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। इन ऑल केसेस अगेंस्ट द यूनियन, जो यूनियन के अगेंस्ट होती हैं, ठीक है। उसके बाद इनके पास होती हैं कुछ डिप्लोमेटिक पावर्स। डिप्लोमेटिक पावर्स जैसे ही रिप्रेजेंट्स कंट्री इन इंटरनेशनल फोरम्स, जैसे हमारे पास यूनाइटेड नेशन है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन है, या फिर G20 है, G7 है, ठीक है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जब भी इंडिया से यहाँ पर कोई जाएगा तो वो हमारे प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमारे घर पर अगर शादी का कार्ड आता है तो घर के किसी बड़े के नेम पर आता है, ठीक है, जैसे लेट फादर के नेम पर आया। अगर शादी में कोई बच्चा भी जा रहा है तो वो जो गिफ्ट दे करके आएगा उस पर फादर का ही नेम लिखा होगा कि ये उस पर्सन की तरफ से है। तो ऐसे ही जो इंडिया है उसको हर इंटरनेशनल फोरम में कौन रिप्रेजेंट करते हैं? प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करते हैं। ही सेंड्स एम्बेसडर्स एंड रिसीव्स डिप्लोमेट्स। क्या होता है ना कि हमारे इंडिया में ये है, मतलब कि हम लोग डिफरेंट कंट्रीज़ में अपने एम्बेसडर भेजते हैं और वहाँ से रिसीव करते हैं, तो वो भी कौन करता है? वो प्रेसिडेंट करते हैं। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स आर कंक्लूडेड ऑन हिज बिहाफ। जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं या एग्रीमेंट होते हैं उस पर प्रेसिडेंट ही साइन करेंगे। उसके बाद है इनकी मिलिट्री पावर्स। मिलिट्री में ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। जो हमारे इंडिया की डिफेंस फोर्सेस हैं उसके जो सबसे बड़े कमांडर होते हैं वो प्रेसिडेंट ही होते हैं। ही अपॉइंट्स द चीफ्स ऑफ आर्मीज, द नेवी एंड द एयर फोर्स। जो हमारी आर्मी है, नेवी फोर्स है, एयर फोर्स है, उनके जो हेड या चीफ होते हैं उनको अपॉइंट या रिमूव भी कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। ही कैन डिक्लेयर वॉर एंड कंक्लूड पीस सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। ये किसी भी टाइम पर कोई भी वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर अगर कोई लड़ाई चल रही है तो उसको बंद करवाकर इंडिया में पीस और हार्मनी मेंटेन करने का ऑर्डर जो है ये दे सकते हैं। उसके बाद है एमरजेंसी पावर्स। एमरजेंसी पावर्स क्या है? ही इज़ द सोल आइडेंटिटी टू डिक्लेयर इन इंडिया। इंडिया में सिर्फ प्रेसिडेंट ही ऐसे एक व्यक्ति हैं जो एमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी टाइम इंडिया में। एमरजेंसी जो है इंडिया में 3 तरह की है। नेशनल एमरजेंसी जो कि अंडर आर्टिकल 352 है, प्रेसिडेंट रूल और स्टेट एमरजेंसी। स्टेट एमरजेंसी अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में एमरजेंसी हो गई है तो उसको प्रेसिडेंट भी रूल बोलते हैं क्योंकि उस स्टेट में फिर प्रेसिडेंट का रूल हो जाता है। ये है आर्टिकल 356 के अंडर। फाइनेंशियल एमरजेंसी, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है ये आएगी अंडर 360। अगर हमारे देश के पास पैसा ख़त्म हो गया है तो यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी। क्वेश्चन बहुत बार आया है कि कौन सी इमरजेंसी है जो अब तक कभी नहीं लगी इंडिया में, वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अदर पावर्स, और क्या पावर्स हैं प्रेसिडेंट की? अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम, ये प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। व्हेन नो पार्टी हैज़ अ क्लियर मेजॉरिटी इन लोकसभा। अब देखो हमारे पास, हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि जो लोकसभा है उसमें 545 मेंबर हैं जो कि अलग अलग पार्टी से है, लेकिन इनकी जो मेजॉरिटी है वो बीजेपी की है।
ठीक है, ज़्यादा मेंबर्स किसके हैं, बीजेपी के। तो जो बीजेपी के हेड होते हैं वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। तो अगर ऐसा केस हो गया है कि लोकसभा में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी नहीं बनी और वो लोग एबल नहीं है डिसाइड करने के लिए कि कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, तो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देंगे। व्हेन द पीएम इन ऑफिस सडनली डाइज और देयर इज नो सक्सेसर, या फिर अगर देश के प्राइम मिनिस्टर सडनली मर जाते हैं और कोई ऐसा लायक इंसान नहीं है जो उनकी गद्दी संभाल सके, तो क्या करते हैं, ये कोई अपनी मर्जी से प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। डिसमिशल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसको किसी भी टाइम पर डिसमिस कर सकते हैं। व्हेन इट कांट प्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा, जब ये लोकसभा के कॉन्फिडेंस में नहीं है या उनकी बात को नहीं मान रहे हैं। डाइल्यूशन ऑफ लोकसभा इफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी, ये किसी भी वक्त लोकसभा को रद्द कर सकते हैं अगर वो अपनी मेजॉरिटी खो चुकी है या फिर उनके अपने ही जो मेंबर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर रहे। उसके बाद है प्रेसिडेंट की कुछ वीटो पावर्स। जो वीटो पावर्स होती हैं ना, ये होती हैं रिगार्डिंग द बिल्स, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास दो तरह के बिल होते हैं, एक होते हैं मनी बिल, एक होते हैं नॉन मनी बिल। नॉन मनी बिल, जो नॉन मनी बिल होते हैं उसको ऑर्डिनरी बिल भी बोलते हैं, ऑर्डिनरी बिल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज द टू टाइप्स ऑफ वीटो पावर्स, जो प्रेसिडेंट है ये दो तरह की वीटो पावर्स यूज कर सकते हैं। सस्पेंसिव वीटो, द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ नॉन मनी बिल और अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन सेंड टू द पार्लियामेंट फॉर इट्स रिकंसिडरेशन ओनली फॉर वंस। ये जो पावर होती है ना, ये नॉन मनी बिल के केस में होती है। कोई बिल आ गया है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, कि आप इसको पास कर दो, तो जो प्रेसिडेंट है यहाँ पर बिल को सस्पेंड कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बिल में कोई कमी है या बिल सही नहीं है। तो प्रेसिडेंट उसको सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हैं और उस बिल को दोबारा से फिर पार्लियामेंट में भेज देते हैं रिकंसिडरेशन के लिए कि आप इसको देखो कि इसमें क्या सही है क्या गलत, फिर मुझे दोबारा भेजना, ठीक है। तो प्रेसिडेंट सस्पेंड कर देते हैं इसमें बिल को, और एक ही बार सस्पेंड कर सकते हैं, ये नहीं कि एक बिल में वो ये पावर 2 या 3 बार यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट है पॉकेट वीटो। इन केस ऑफ अ नॉन मनी बिल और अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन डिक्लेयर डेट ही इज विद होल्डिंग द एसेट। इसमें क्या होता है कि कोई बिल आ गया है, नॉन मनी बिल ही होगा इसमें भी, कि कोई बिल आ गया है प्रेसिडेंट के पास कि आप इसको पास करो, तो जो प्रेसिडेंट हैं वो बिल को अपनी पॉकेट में ही रख लेते हैं, ना हाँ बोलते हैं उस पर ना बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पावर है प्रेसिडेंट की वो है पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाती है अंडर आर्टिकल 72। पार्डनिंग पावर्स में ये होता है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई, किसी भी कोर्ट द्वारा दी गई, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, किसी भी कोर्ट द्वारा दी गई सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। किस तरीके से माफ़ कर सकते हैं? पार्डन में क्या होता है? इट रिमूव्स बोथ इन सेंटेंस एंड कन्विक्शन एंड कंप्लीटली एब्सोल्यूट्स इन कन्विक्ट फ्रॉम ऑल सेंटेंसेस। किसी भी तरह का कोई क्राइम कर दिया है किसी पर्सन ने, उसको जो भी सज़ा हुई है, चाहे वो फांसी है, उम्र कैद है, 5 साल है, 2 साल है, तो प्रेसिडेंट बोल देंगे कि इसको माफ़ कर दो, इसको सज़ा नहीं दी जाएगी, और उस पर्टिकुलर इंसान के ऊपर इन फ्यूचर भी कोई केस नहीं चलेगा उस क्राइम के लिए जिसके लिए उसकी सज़ा माफ़ हो चुकी है। अगर उसने दोबारा कोई क्राइम कर दिया है तो उसके लिए उस पर केस चल सकता है, लेकिन उस केस के लिए, उस चीज़ के लिए केस नहीं चलेगा जिसकी प्रेसिडेंट ने एक बार सज़ा जो है वो माफ़ कर दी है। नेक्स्ट है कम्यूटेशन, टू रिड्यूस द पनिशमेंट एंड कनेक्ट टू लाइटर फॉर्म। इसमें क्या है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो पनिशमेंट को कम कर सकते हैं और उसको थोड़ा इजी बना सकते हैं। जैसे कि कोई पर्सन है, उसको 10 साल की सज़ा हुई, तो
तो वो उसको 2 साल की सज़ा कर देंगे और उसको थोड़ा आसान बना सकते हैं कि इसको चलो भाई थोड़ा कम काम करवा लेना इससे जेल से, ठीक है। उसके बाद है रिमिशन, टू रिड्यूस द पनिशमेंट विदाउट चेंजिंग इट्स हार्डनेस और करेक्टर, कि पनिशमेंट का टाइम पीरियड तो कम कर सकते हैं लेकिन उसकी हार्डनेस नहीं, कि अगर तुम्हें हाँ जी जेल में तुम्हें लेट 20 साल की सज़ा हुई है तो 10 साल की तुम्हारी सज़ा रहेगी। अगर तुम्हें बोला गया कि तुम जेल में टॉयलेट साफ़ करोगे तो तुम्हें टॉयलेट ही साफ़ करनी है, ये नहीं है कि हाँ जी तुम बोल दोगे कि मुझे तो ये मुश्किल लगता है, ठीक है। अगला है रेस्पाइट, इट डिनोट्स टू रिड्यूस द पनिशमेंट इन केस ऑफ फिजिकली हैंडीकेप्ड पर्सन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। अगर कोई क्रिमिनल ऐसा है जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है या फिर कोई लेडी है जो प्रेग्नेंट है और उसको सज़ा सुनाई गई है और वो एक कोई अर्जी डाल देते हैं प्रेसिडेंट को कि हमारी पनिशमेंट कम की जाए, तो इस केस में प्रेसिडेंट उनकी जो पनिशमेंट है वो कम कर सकते हैं बाय यूजिंग हिज रेस्पाइट पावर। अगला है रीप्राइव, इट इम्प्लाइज अ स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस स्पेशली फॉर अ डेथ फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। इसमें ये क्या, इसमें ये ना स्पेशल फांसी की रिलेटेड होता है कि प्रेसिडेंट अगर किसी को लेट सपोज हम बोलें कि 20 नवंबर 2021 डेट डिसाइडेड है कि इसको फांसी होगी, तो प्रेसिडेंट उसकी फांसी को कुछ टाइम के लिए रोक देंगे, महीना 2 महीने टेम्परेरी पीरियड के लिए, ठीक है, स्टे ले लेते हैं। उसके बाद है हाउ पार्डनिंग पावर्स ऑफ गवर्नर डिफर्स फ्रॉम प्रेसिडेंट। जो गवर्नर होते हैं उनके पास भी पार्डनिंग पावर्स होती हैं, लेकिन कैसे? प्रेसिडेंट कैन पार्डन सेंटेंस एंड बाय कोर्ट मार्शियल बट गवर्नर कैन नॉट। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो पार्डन कर सकते हैं कोई भी सेंटेंस को, और कोर्ट मार्शियल्स की भी जो होती हैं पनिशमेंट उनको भी, बट गवर्नर नहीं कर सकते। गवर्नर कैन नॉट पार्डन डेथ सेंटेंस बट प्रेसिडेंट कैन। जो प्रेसिडेंट हैं वो फांसी की सज़ा भी माफ़ कर सकते हैं लेकिन गवर्नर नहीं कर सकते। उसके बाद जो भी हमने आज ये टॉपिक पढ़ा है उसके रिलेटेड हम कुछ MCQs देख लेते हैं, हमारे जो भी टॉपिक के रिलेटेड हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज डेट देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है कि इंडिया में प्रेसिडेंट होना ही चाहिए? डेट इज़ आर्टिकल 52, हमने पढ़ा भी था, जो ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो हैं वो होने चाहिए। और जो प्रेसिडेंट हैं ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं और ये सिंबल होते हैं किसके? इंडिया की यूनिटी एंड इंटेग्रिटी के। हु पार्टिसिपेट्स इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन होती है उसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स। इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, नो, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं पार्टिसिपेट करते इसमें, तो ये गलत है। मेंबर्स ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज, नो, इसमें सिर्फ दिल्ली और पौंडीचेरी के मेंबर्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ए, कि जिसमें लोकसभा एंड राज्यसभा के लोग जो हैं इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट क्वालिफिकेशन शुड बी टू बिकम अ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या ज़रूरी है? एज ऑफ 35 ईयर्स, बिल्कुल ये है। ही शुड बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, नो, हमने ये पढ़ा है कि ही शुड बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ लोकसभा, नॉट राज्यसभा। मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, हाँ, भारत का सिटीजन होना चाहिए, तो इसका आंसर है डी, ठीक है, ओनली ए एंड सी इज द राइट आंसर। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है? इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो पहली स्टेटमेंट गलत है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, ओनली इलेक्टेड करते हैं। अगला क्या है? द यूनियन एग्जीक्यूटिव इंक्लूड प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये ठीक है। इम्पीचमेंट में बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी ठीक है। आर्टिकल 56 इनवाइसेस द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, हाउ कैन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट बी वेकेंट।
जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो वेकेंट हो सकती है किसके अंडर? अन एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर, यस, जब वो एक्सपायरी हो जाएगी। बाय हिज रेजिग्नेशन, यस। ओनली ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द इम्पीचमेंट इन राज्यसभा, नो। तो ए एंड बी इज द राइट आंसर। तो ये था हमारे पास सारा का सारा टॉपिक अबाउट द प्रेसिडेंट और उस पर जो भी एमसीक्यूज बनते हैं इम्पॉर्टेंट। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का टॉपिक कंटिन्यू हम करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।